हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोग कहोगे मैम क्या लेकर के आई हैं, तो आज है आप लोगों का संडे स्पेशल। ठीक है, संडे के दिन संडे स्पेशल होता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। आज हमने एक बुक, एक इस समय मैं एक बुक पकड़ करके बैठ रखी हूँ, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है। मैं उसी से केवल कराए जा रही हूँ हर संडे संडे। इसमें टेस्ट सीरीज मुझे अच्छा भी लगता है इसका कराने में, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन के लेवल थोड़े से मेंटेन रहते हैं, ठीक है। बाकी जो 120 वाला है और 125 वाला उसके थोड़े से लो है, इसलिए उसको मैं जल्दी वो नहीं करती हूँ, ठीक। अब आप लोग आराम से आंसर देते रहिए, सब लोग टाइम से आ जाओ। 100 क्वेश्चन है, तो ये मान के चलो कि संडे है तो थोड़ा सा लंबा क्लास भी चलेगा, ठीक है। इस तरीके से जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपसे वीडियो छूटे ना, ठीक है। आप लोग कह रहे थे मैम वो करा दो, आरडीए करा दीजिए, और मैम आरडीए के बाद रिसर्च से कुछ क्वेश्चन करा दीजिए। तो यस, मैं करा दूंगी। आरडीए का क्वेश्चन मैंने रख लिया है, ठीक है। बस क्लास को रिकॉर्ड करना है। आज अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं देखूंगी, रिकॉर्ड करूंगी। खैर आज तो कुछ मेरे पास काम थे, लेकिन ये चलो आप लोग काम की टेंशन छोड़ दो, मैं रात को रिकॉर्ड कर लूंगी। लेकिन मंडे को आप लोगों का क्या चलेगा, तो आरडीए का क्लास हो सकता है, ठीक। 99% उम्मीद है कि आरडीए का क्लास ही लगाऊंगी। 1% उम्मीद है कि कोई और क्लास चल जाए, ठीक है। तो आप लोग जान लिए कि पढ़ना क्या है, पढ़ाना क्या। राधिका जी का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है, मैम आरडीए 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 रिसर्च करा देंगे भाई, अकेले ही सब कुछ करते हैं। आप लोग ये भी तो नहीं करते हो कि मुझे पीडीएफ दे दो कि मैम पढ़ा दो, क्वेश्चन का पीडीएफ ही दे दो मैं पढ़ा दूं। तो चलो खैर ठीक है, बातों में टाइम ना व्यर्थ करके हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है? नमदा धागे से नहीं बनता, बल्कि किससे बनता है? ढीले रेशे से बनेगा, फीते से बनेगा, साटीन से बनेगा, एंड संफाज से बनेगा। अब यहाँ पे साटीन और सैटीन देख लेना आप लोग, और ये संफाज क्या दिया है आप लोगों ने देख लो, क्या है? संजाफ। संजाफ क्या दिया है? तो सैल्वेज को दिया है, ठीक है, सैल्वेज यानी किनारे को। अब आप देख लो क्या है, किनारे से बनेगा कि सैटीन, यानी सैटीन अगर आई हो गया तो तानामुखी हो जाएगा। इतनी चीजें तो आप लोग को मालूम है। लेस बनेगा, लेस यानी कोई भी कपड़ा होता है उसके साइड साइड में इस तरीके से जो भी लग गया उसे ही तो हम लेस कहते हैं, तो यस मैम उसे ही कहते हैं। या लूज फाइबर से बनेगा। तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे पा रहे होंगे कि मैम ये क्या होगा, लूज फाइबर से बनेगा, ठीक है। आप लोग इंग्लिश वाले शब्द को जरूर देखना। अब बताओ संजाफ आप लोग जानते हो? मैं तो नहीं जान रही थी, आप लोग हो सकता है जानते हो। तो संजाफ क्या है आप लोग जानोगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा, आप इंग्लिश वाले ऑप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। प्लीज प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहती है। और ये जब साटीन और साटीन वाला ऑप्शन को देखिएगा, वहां भी आप तुरंत इंग्लिश वाले लैंग्वेज को देखिएगा कि आई है कि डबल ई है। डबल ई और आई में ही केवल खेल है, ठीक है। जहां आई होगा वहां पे तानामुखी होगा, और जहां पे डबल ई होगा वहां बानामुखी होगा। ये चीजें आप अगर देख लोगे तो आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले का आपने आंसर कर दिया कि मैम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड का आप लोग जरा सा मुझे टाइम दे दो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मजा, फैशन और चटक रंग की वस्त्र पसंद से जुड़ी है। उत्कृष्टता, यौवन, खुशी और उदासी। आप आंसर करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कर दे। उत्कृष्टता है, यौवन है, खुशी है एंड उदासी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप आंसर करें। मजा, फैशन और चटक रंग की वस्त्र पसंद से जुड़ी है। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम खुशी से जुड़ा है। यस बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर करें। एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच खाई को पाटने हेतु वांछित है। विस्तारण है, ग्राम पंचायत है, विद्यालय है, सामाजिक समूह है। क्वेश्चन नंबर थ्री का आप आंसर करें क्या होगा। एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण, यानी लोग और अन्वेषण यानी जो खोज करते हैं, उनके बीच के खाई को पाटने का कार्य करता है, तो ये कौन है? ये कौन लोग हैं? तो आपने कहा मैम ये क्या होगा, विस्तारण होगा। हिंदी वाला तो समझ में नहीं आ रहा, हम लोग इंग्लिश का जरूर देख लेंगे। एक्सटेंशन, तो यस एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन है, ग्राम पंचायत है, सोशल ग्रुप एंड स्कूल है, तो एक्सटेंशन ही होगा। अब यहाँ पे विस्तारण दिया है तो इतना हिंदी तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें क्या है, एक्सटेंशन वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर करें। बुलेटिन, लिफलेट, समाचार कहानियां डैश डैश के अंतर्गत आते हैं। किसके? सामूहिकृत हैं। किसके अंतर्गत सामूहिकृत है? व्यक्तिक संपर्क है, वृहत संपर्क है, सामूहिक संपर्क है एंड उक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर फोर का आप आंसर करें क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 4, तो आपने आंसर कर दिया कि मैम बुलेटिन हो गया, लिफलेट हो गया, समाचार पत्र और कहानियां हो गए, ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये मॉस कम्युनिकेशन या मॉस कॉन्टैक्ट के अंतर्गत आएंगे। किसके? मॉस कॉन्टैक्ट्स के अंतर्गत आएंगे। इंडिविजुअल मतलब क्या है? हिंदी वाला शब्द आप लोग देख लो यहाँ पे, व्यक्तिक वाला। इन सारे चीजों में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पे इंग्लिश वालों को ही क्या है, महत्व दिया जाता है। ये चीजें आप लोग अब तक तो मुझसे पढ़ पढ़ के इतनी चीजें तो आप लोगों का समझ में आ ही गया होगा। तो इसका आंसर होगा कि मॉस वाला आंसर हो जाएगा। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है एंड पंजाब है। आप आंसर कर दे, फुलकारी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश का क्या है, जरा सा ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना। और पंजाब, वेस्ट बंगाल का क्या है, महाराष्ट्र का क्या है? तो आपने कहा मैम महाराष्ट्र का पैठनी है। क्या है? महाराष्ट्र का पैठनी है। उत्तर प्रदेश का चिकनकारी है। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ का है मैम? हम लोग यूपी के हैं, तो इतना तो हम लोग का दायित्व तो बनता ही है कि हम लोग ये ना केवल जाने कि यूपी का है, हम लोग ये भी जाने कि पर्टिकुलर किस पार्टी का है। तो हम लोग ये जानते हैं कि लखनऊ का है चिकनकारी। कहाँ का है? लखनऊ का। लखनऊ का एक बहुत फेमस डायलॉग होगा कि हम लोग चिकन खाते भी हैं और चिकन पहनते भी हैं। ठीक है, शायद आप लोग इससे परिचित होंगे। तो महाराष्ट्र की पैठनी हो गई, उत्तर प्रदेश का चिकनकारी हो गया, और आपने कहा मैम इसका आंसर तो आपका हो जाएगा डी, यानी फुलकारी जो होगा पंजाब का होगा। तो यस, फुलकारी कहाँ का है? पंजाब का है। वेस्ट बंगाल का क्या होगा, जरा सा आप बता देना। वेस्ट बंगाल का क्या होगा? तो आपने कहा मैम कांथा जो होगा वेस्ट बंगाल का होगा। इस तरीके से चीजें आप पढ़ते चलो, ठीक है, इर्द गिर्द की भी चीजें रिवाइज करते चलो, क्योंकि हम लोग को 125 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप जान नहीं रहे हो। कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है, क्या होगा? पहले तो ये बता दो कि कोलेस्ट्रम है क्या, जरा सा आप एक्सप्लेन कर दो कि कोलेस्ट्रम है क्या। कोलेस्ट्रम क्या है? आप आंसर करें, कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में विटामिन ए होगा, विटामिन बी होगा, खनिज होगा एंड लौह तत्व होगा। आप आंसर करें कि कोलेस्ट्रम में क्या होगा। तो आपने कहा मैम कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम क्या होता है? जब बच्चा होने के बाद 2 से 3 दिन तक जो पीला गाढ़ा दूध निकलता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो यस, हम लोग उसे ही कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो वो गाढ़ा पीले कलर का होता है, इसलिए उसमें क्या होता है, विटामिन ए होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, विटामिन ए होगा। ये आप जान लेना क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर करें। फेफड़े की जीवन वायु धारिता में अनुपूरक वायु कितनी होती है? 300 से 400 घन सेंटीमीटर, 1600 घन सेंटीमीटर, 600 घन सेंटीमीटर, 900 घन सेंटीमीटर। 7वें का आप आंसर करें, क्या होगा? तो फेफड़े की जीवन वायु धारिता यानी आपके लंग्स में कितने वायु एक समय में धारण हो सकता है। जैसे मान लो एक पीपिया है, पीपिया मतलब जिसमें कोई भी तेल वो लाता हो, ठीक है, तो एक पीपिया है, उसमें उसकी क्षमता है कि 2 लीटर का है ये, ठीक है, 1 लीटर का है, 1.5 लीटर का। जैसे मान लो एक पानी की बोतल हो गई, ठीक है, पानी की बोतल का 1 लीटर की बोतल है कि 500 ml की है, ये होता है ना, तो यस होता है। तो इसी तरीके से आपका लंग्स है, उसमें कितना सांस एक बार में भरा जा सकता है, पूछने का मतलब यही है कि हमने खूब तेजी से सांस ले, कहते हैं ना कि खूब तेजी से सांस लो, इस तरीके से एकदम आउट इन आउट, ब्रीद आउट ब्रीद इन। ठीक है, क्या होता है जब कोई घबराहट घबराहट होती है, तो वही चीज है कि एक बार में हमारे फेफड़े में कितने वायु घुस सकता है। तो आपने कहा मैम 1600 घन सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि फेफड़ा वायु को धर ले रहा है, पकड़ ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले आप समझ लोगे तो आंसर आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। एक व्यक्ति 1 मिनट में कितने बार श्वसन करता है? 72 टाइम करेगा, 45 टाइम करेगा एंड 18 टाइम करेगा एंड 16 टाइम करेगा, 60 टाइम करेगा। आप आंसर कर दें। तो आप कह रहे हो मैम जो 72 टाइम है इसका आंसर हो जाएगा कि हमारे हार्ट बीट का हो जाएगा। तो यस, हार्ट बीट का हो जाएगा। ठीक है, और आपने कहा मैम 18 बार जो दिया है ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा किसका? तो श्वसन दर का हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 मिनट में हम आराम आराम से सांस ले रहे हैं, सामान्यतः ले रहे हैं कि दौड़ के आ रहे, जीना चढ़ के आ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये सारी चीजें, डांस कर रहे हैं, ये सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन है कि आप नॉर्मल लेटे हो, बैठे हो, उस समय आपकी 1 मिनट में कितनी बार आप सांस लिए हो? तो 18 बार लिए हो। ठीक है, 18 से 20 बार भी होता है, 16 से 20 बार भी होता है। ठीक है, ये वाले ऑप्शन भी आपको देखना पड़ेगा। अगर पर्टिकुलर एक 18 दे दिया तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा कि आप 18 को करके चले आओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 9, लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग कितना होता है? आरबीसी की बात कर रहा है। 2 सेंटीमीटर होगा, 7 माइक्रोमीटर होगा, 15 माइक्रोमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा।
लाल रक्त कणिकाओं का व्यास लगभग कितना होता है? आप आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 9। लाल रक्त कणिकाओं को हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं क्या? जरा सा आप बता देना कि थ्रम्बोसाइट्स कहते हैं कि ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। जरा सा इन तीनों का नाम बता देना तो किसको किसको कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स किसको कहते हैं? थ्रम्बोसाइट्स किसको कहते हैं? एंड अभी क्या मैंने बताया? इरिथ्रोसाइट्स। ठीक, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रम्बोसाइट्स किसको किसको कहते हैं? जरा सा बता देना। आपने आंसर कर दिया कि मैम 9 का बी हो जाएगा 7 माइक्रोन हो जाएगा। क्या होगा? 7 माइक्रोन। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हो कि मैम ल्यूकोसाइट्स तो हम डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। यस कहते हैं, ठीक है। और थ्रोम्बोसाइट्स मैम हम किसे कहते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट्स हम प्लेटलेट्स को कहते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। और इरिथ्रोसाइट्स मैम हम आरबीसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? आरबीसी को कहते हैं। इस तरीके से करते करते आप लोग का 10 क्वेश्चन तो मैं बना ही ले गई कि नहीं? पीछे भी मैंने एक्सप्लेन किया वो एक एम्ब्रॉयडरी वाले में, फिर यहाँ कर दिया। ऐसे ऐसे करते करते मुझे 125 क्वेश्चन आप लोग का कर देना है। उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कराऊंगी, पर फटाफट फटाफट आंसर कराते चली जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। खाद्य सुरक्षा प्रबंध तंत्र जिसे खाद्य उद्योग के हर खंड में प्रयोग हेतु बनाया गया है, आईएसआई होगा, एगमार्क है और हैकअप है एंड बीआईएस है। आप बता दी क्या होगा? पहले तो प्रश्न आप अच्छे से सुन लो। खाद्य सुरक्षा प्रबंधन यानी फूड प्रोटेक्शन वाली जो चीजें, यहाँ पे इंग्लिश वाला देख लो, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट टूल्स क्या है, किसके लिए, मतलब कौन ये चीजें करता है, इसके सिक्योरिटी के लिए कौन सी इंडस्ट्री है जो क्या करती है, हर खंड पे स्टेप बाय स्टेप चेक वेक करती रहती है। आप आंसर कर दे 10 का क्या होगा? वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। आपने कहा मैम इसमें सबसे पहले नाम हैकअप का आएगा। हैकअप क्या है जिसके बारे में कोई ना जाना हो? इसी चैनल पे मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया है, टेलीग्राम पे पूरा हैकअप ही अपलोड कर दिया है। न जाने किस वीडियो में मैंने हैकअप को पढ़ा भी दिया है, क्या चीजें हैकअप करता है, क्या है, सारी चीजें देखना है तो जाकर के आप देख सकते हो। इस चैनल पे बहुत कुछ पड़ा है, बट जरूरत है तो आपको देखने की है, ठीक है। आप सोचते हो कि मैम आज कह दे कि आज कर दो, आरडीए आरडीए आप लोग कह रहे हो। मैंने इसके पीछे भी 2 आरडीए का वीडियो करा दिया। एक आरडीए में चले सही से नहीं दिखा होगा, वहां पे मैं मानती हूँ, लेकिन दूसरे आरडीए में आप लोग को बहुत अच्छे से विजिबल हुआ होगा, ठीक है। मैराथन करके मैंने आरडीए लगा, अगर आप चाहो तो वही देख लो, ये मत कहना। लेकिन ये नहीं कि मैं मंडे को तो मैं आरडीए करा ही रही हूँ, लेकिन इतना चीजें कहने से अच्छा है कि आप पुरानी चीजों को भी थोड़ा थोड़ा देख लिया करें, ठीक है। मैं मानती हूँ पुराने वीडियो में मेरे उतना क्लियरिटी नहीं रही है, ठीक, क्योंकि नया नया चैनल था, मैं बहुत सी चीजें समझ नहीं पाई थी, सीख नहीं पाई थी। अब धीरे धीरे आप लोग की जो भी शिकायतें आती मैं सारी चीजें दूर करती रहती हूँ, ठीक है। तो पुरानी वाली वीडियो भी आप लोग देखा करें। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। कौन सा डोमेन शारीरिक एवं गतीय कौशलों से संबंधित है? संज्ञानात्मक डोमेन है, भावात्मक है, मनोगतीय है और उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश वाला शब्द आप लोग देख सकते हो, लेकिन इंग्लिश हिंदी में कोई बहुत अंतर नहीं है, डोमेन को डोमेन ही लिखा है। आप लोग अब आंसर करें क्या होगा 11 का? तो आपने कहा मैम शारीरिक एवं गतीय कौशलों से संबंधित है, तो हमारे शारीरिक को और गति को कौन कंट्रोल करता है? तो मनोगतीय डोमेन क्या है, इससे संबंधित होगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कुछ भी नहीं समझ में आता लेकिन फिर भी आंसर करना होता है, ठीक है। वो इस तरीके से 1-2% क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। क्यों आता है? क्योंकि ऐसा एग्जामिनर सोचता है कि ऐसा ना हो कहीं बच्चा पूरा 125 में 125 ही तो नहीं ला लेगा, ठीक है, लेकिन लाने वाले ला भी लेते हैं, चीटिंग जो कर लेते हैं। 12 का आंसर करे क्या होगा? ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत है, किसने कहा है? ब्याज किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत है, किसने कहा है? मार्शल ने कहा, हेनरी ग्रेसन ने कहा, बेनहम ने किया कहा, ग्रास एवं क्रैंडल ने कहा। ये सब छोटे छोटे डेफिनेशन आप लोग लर्न कर लेना, क्योंकि छोटे डेफिनेशन के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो 12 का आपने आंसर कहा मैम ए हो जाएगा, यानी मार्शल होगा। कैसे याद करोगे? ब्याज किसी पूंजी में किसी बाजार में पूंजी के प्रयोग की कीमत है, किसने कहा? मार्शल ने कहा है। मार्शल मार्शल चलो नहीं, कुछ ट्रिक नहीं दिख रहा, ठीक है, आप याद कर लेना। बट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें। अधिकतम प्रतिस्पंदता पाई जाती है किसमें? अधिकतम प्रतिस्पंदता मतलब रेजिलेंसी। यस, रेजिलेंसी। आप आंसर करें। पॉलिएस्टर में, रेशम में, ऊन में, रेयान में। तो प्रतिस्पंदता का मतलब क्या होता है? जो पुनः अपनी आयतन ग्रहण कर ले, ठीक है। तो उसकी बातें पूछा जा रहा है, इलास्टिसिटी की बात नहीं है। तो आप आंसर कर दो किसमें पाया जाएगा। 13 का आपने आंसर कर दिया। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने कहा मैं ऊन होगा, ठीक है, क्या होगा? ऊन होगा, क्योंकि अधिकतम की बात पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे आप लोग बताना, असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है जो मैं पहले करा रही थी, इस समय मैं एकदम भी आप लोगों को छोड़ दी, वही वाला कराने लगी है, ठीक है। 14 का आंसर करें। किसी
प्रक्रियाओं के उत्कृष्ट परिणाम को प्रदर्शित कर लोगों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की विधि है परिणाम प्रदर्शन। ठीक, कारण क्या है? परिणाम प्रदर्शन में वास्तविक परिणाम दर्शाता जाता है, अतः नई विधि को अपनाने का मौका अधिक है। आप आंसर करें क्या होगा? कोड को बताएं क्या है, दोनों सत्य है, कौन असत्य है? 14 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? 14 का आंसर करें। 1 सेकेंड का आप लोग जरा सा टाइम दे दो। 14 का आप आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14। बताइए 14 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14, क्या आंसर आप लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 का? कौन सा सही होगा? दोनों सही है कि दोनों गलत है? 1 सेकेंड, दूसरा लम्बा क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया कि मैम 14 का क्या होगा? 14, अच्छा हाँ 14 ही क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य हैं। क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य हैं। ठीक है, 15 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 15 का, कौन सा रंग शुद्धता और शांति का प्रतीक है? सफेद होगा, लाल होगा, हरा होगा एंड पीला होगा। आप आंसर करें क्या होगा 15 का? 15 का आंसर करें तो आपने आंसर कर दिया कि मैम शुद्धता और शांति का प्रतीक क्या होगा? सफेद होगा। क्या होगा? सफेद होगा, तो सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें, थोड़ा सा और जूम कर दे। ठीक, अब इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। 16 का, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर दे। दो मोबाइल देखो ना, एक साथ क्लास अटेंड करो, हो ही नहीं पाता। 16 का आंसर करें। बाल्यावस्था में वजन मुख्यतः इसमें बढ़ता है, अस्थियों में, रक्त में, हार्मोनों से, मत सॉरी 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 सॉरी, बाल्यावस्था में वजन किससे बढ़ता है? रक्त से, अस्थियों से, हार्मोनों से, पेशीय ऊतकों से। किससे बढ़ेगा? आप आंसर कर दे, किससे बढ़ेगा? बाल्यावस्था में किससे वजन बढ़ जाता है? कूट है 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1 4। 16 का आंसर करे क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया 16 का डी, 1 और 4 हो जाएगा। क्या होगा? 1 और 4 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 17 का आंसर करे। 1 और 4 में क्या दिया था? 1 में अस्थि है और 4 में पेशी ऊतक है। ठीक है, 17 का आंसर करें। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू। क्या होगा? ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू। तो क्या होगा? संयोजी ऊतक होगा, पेशी ऊतक होगा, एडिपोज ऊतक होगा एंड उपकला ऊतक होगा। आपको केवल बस यही पढ़ना है कि ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू। बस जहां आप कनेक्टिंग टिश्यू पढ़ोगे वहां आपको आंसर मिल जाएगा। देख लो कि ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड एपिथेलियम टिश्यू। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम हमारी हमेशा कहती हैं ब्लड इज अ कनेक्टिंग टिश्यू। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। 18 का, रक्त में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड है, यकृत है एंड पैराथायराइड है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 18 का आंसर करें। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आपने आंसर कर दिया कि मैम यकृत होगा। इसका वेट कितना होता है? तो 1.5 से लेकर के 1.2 kg क्या होता है? इसका वेट होता है, यानी 1.5 kg होता है, अगर शुद्ध भाषा में कहें तो। ठीक है, 19 का आंसर करे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लंगाटा है, पोन्स बेरुलाई है। 19 का आप आंसर करे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करे क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया कि मैम हो जाएगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपका होता है सेरिब्रम होता है। ठीक है, क्या होगा? ब्रह्म होता है, सेरिब्रम होता है। अगर मैं पूछ दूं कि भ्रम, घृणा, प्रेम, इन सब का केंद्र कहाँ होता है, तो आप आंसर करोगे क्या? आपने कहा मैम सारी चीजें तो नहीं, ब्रह्म और भ्रम आपने याद करवाया था, ये चीजें हम बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर, जो मैं पूछती हूँ साइड साइड में आंसर आप लोग दिया करें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करें। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, आप आंसर करें क्या होगा?
प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, कैरेटीन होगा, फाइब्राइन होगा, एल्ब्यूमिन होगा, ग्लोब्यूलिन होगा। 20 का आप आंसर करें क्या होगा? तो 20 का आप आंसर कर रहे हो कि मैम कच्चे सिल्क में क्या होता है? फाइब्राइन होता है। आप लोग इस समय जानते हो मेरा ध्यान क्यों भटक जा रहा है? आप लोग ये चीजें तो नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैम ऐसा क्यों कर रही हैं। आज सैटरडे को मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, स्कूल में बैठ करके मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये भी आप जान लो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का एक मोबाइल में तो आप लोग का क्लास चल रहा है 10:40 वाला, ठीक है। यकृत वाला जो कल 80 क्वेश्चन चला रही थी मैं उस समय, क्या है, आप लोग का क्लास रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, इसमें बनी भी हूँ, ठीक है। तो बीच बीच में इसको पॉज करके यहाँ आंसर आपका दे ले रही हूँ, अगर कुछ पूछ रहे हो आप लोग तो, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं बनी हूँ, ठीक। तो इसलिए मेरा क्या है, ध्यान थोड़ा सा भटक जा रहा है। मैं एक साथ दो दो क्लास हैंडल कर रही हूँ। और आप कहोगे मैम स्कूल में क्या हो रहा है, तो स्कूल में आज कुकिंग हो रही है, ठीक है। और होम साइंस में पढ़ाती हूँ, कुकिंग मेरा है, तो बीच बीच में आप लोग का वीडियो पॉज करके जाके कुकिंग वाला भी हालचाल लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग का एक साथ में कितना कुछ मैनेज करती हूँ। आप लोग ये चीज देखते हो कि नहीं देखते हो? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करो। ऐसे तंतु जिनमें पानी के लिए आकर्षण हो उन्हें कहते हैं हाइड्रोफोबिक कहेंगे, हाइड्रोफिलिक कहेंगे, और नमी की क्षमता कहेंगे, ऐठन कहेंगे। 21 का आप आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा, 21 का आंसर करें। आपने कहा मैम हाइड्रोफिलिक, क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है। 21 का क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। एक सेकेंड। आप लोग जानते हो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक क्या होता है? हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ? डर लगना। और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ? प्रेम होना। तो ऐसे तंतु जिनमें पानी के प्रति आकर्षण हो, भाई पानी के प्रति उसका अट्रैक्ट है, तो क्या होगा? हाइड्रोफिलिक होगा। यस, 22 का आंसर करे क्या होगा? पटोला कहाँ का वस्त्र है? बता दे जरा, पटोला कहाँ का है? आप आंसर करें। आप आंसर करें क्या होगा? पटोला कहाँ का है? बंगाल का है, बनारस का है, केरल का है, गुजरात का है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम बनारस का क्या है? बनारसी साड़ी है। गुजरात ब्रोकेड है, ब्रोकेड ही आप कह लेना, ब्रोकेड है। गुजरात का पटोला है। केरल का क्या है जरा सा बता देना तो। और बंगाल का क्या है? तो कांथा है। यस, यही है। 23 का आंसर करे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23। गंधक डाई मुख्यतः इनमें प्रयुक्त होती हैं। किन में प्रयुक्त होती हैं? रेशम में, स्टोन एवं अम्लवाश में, वायु ऑक्सीकरण में, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो 23 का आप आंसर करे क्या होगा? आपने आंसर कर दिया कि मैम 23 का हो जाएगा सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, वायु ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। 24 का आंसर करो फटाफट, आप लोग आंसर कर दो। आज मेरा एक ही जगह नहीं ध्यान है, कई जगह ध्यान है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे गलती से भी गलत हो जाए तो आप लोग उसे सुधार लेना, ठीक। क्योंकि आप लोगों को मैंने बता दिया कि मैं एक साथ क्या क्या चीजें डील कर रही हूँ, ठीक है। अभी मानोगे नहीं आप लोग, अभी मैंने 21 नंबर क्वेश्चन पे रोक करके गए थे किचन में, देख के आए क्या देवी लोग कर रही हैं, ठीक। फिर वहां से भागे आए, आप लोग की क्लास में आए, ठीक। तो इस तरीके से आज मेरे पास थोड़ी सी व्यस्तता है, लेकिन उस व्यस्तता में भी मुझे क्लास रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आज नहीं करेंगे तो कल संडे आप लोग गायब हो जाओगे, ठीक है। मैं ये होने नहीं दूंगी, क्योंकि पढ़ाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 का आंसर करो। असत्य वाक्य का चयन करें। कपास लीलन जूट प्राकृतिक सेलुलोजिक तंतु है। ऊन हेम्प रेशम प्रोटीन तंतु है। एस्बेस्टस ग्लास से मोडैक्रिलिक खनिज तंतु है। रेयान एसीटेट मानवकृत सेलुलोजिक तंतु है। 24 का आप आंसर करें क्या होगा? क्या असत्य है? असत्य वाक्य का चयन करें तो कपास लीलन जूट प्राकृतिक सेलुलोजिक तंतु है। यस है मैम। ऊन हेम्प रेशम प्रोटीन तंतु है, तो हेम्प एक बीच में डाल दिया है, हेम्प आपका आंसर नहीं होगा। आप इस चीज को पकड़ पा रहे होंगे कि हेम्प इस वाले में चला जाएगा। बाकी ये चारों ऑप्शन क्या है? सही है। केवल ऑप्शन नंबर बी क्या है? आपका राइट है, मतलब असत्य है, यहाँ पे सत्य नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से आप प्रश्न पकड़ते चलो। 25 का आंसर करें। हीमोग्लोबिन किस प्रोटीन का, किस प्रकार का प्रोटीन है? वनस्पत प्रोटीन है, साधारण प्रोटीन है, संयुक्त प्रोटीन है, एंड व्युत्पन्न प्रोटीन है। इंग्लिश वाला शब्द जरूर देख लेना। कंजुगेटेड है कि डेराइव्ड है? ये आंसर कर दो क्या होगा? कंजुगेटेड प्रोटीन है कि डेराइव्ड है कि सिंपल है कि वेजिटेबल प्रोटीन है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हीमोग्लोबिन क्या है। आपने कहा मैम हम तो जानते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? कंजुगेटेड प्रोटीन है, यानी संयुक्त प्रोटीन है, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न इसमें दिया रहता है, बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं इस टेस्ट सीरीज को कराना चाहती हूँ। आप लोग का एग्जाम करीब आ जाएगा तो मैं 2-2 3-3 4-4 क्वेश्चन में क्या करूंगी, पूरा प्रैक्टिस सेट 100-100 का मैं एकदम आप लोग का पूरा मैं मैराथन इसको फिर से मैं लगा दूंगी, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया है, तो मैं भी देख पाती हूँ, आप लोगों को भी लगता होगा, ठीक है। 26 का आंसर करो क्या होगा? मानव शरीर में एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित वहन करती है, धमनी
कौन? जो ऑक्सीजन रहित यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है। दाई हृदिका धमनी होगी, बाई हृदिका होगा, फुफ्फुस धमनी होगा एंड ग्रीवा धमनी होगा। अब बता दो क्या होगा? ऑक्सीजन रहित है यानी अशुद्ध ब्लड ले जाएगा, तो कौन ले जाएगा? 26 का आप आंसर कर दें। आप आंसर कर रहे हैं मैम, फुफ्फुसीय धमनी की बात हो रही है। एकमात्र लिखा है तो एकमात्र फुफ्फुस धमनी ही है जो यहाँ पे उल्टा काम कर देती है, बदमाशियां कर देती है, ठीक है। नहीं तो ये तो हमेशा शुद्ध करती है। 27 का आंसर करे। मेयोनेज में अंडे की भूमिका का उदाहरण है, क्या है? पायसी कारक अभी करता है, थिकनिक अभी करता है, ठीक है, क्लैरिफाइंग अभी करता है, ग्लेजिंग अभी करता है। आप आंसर करें क्या होगा 27 का? तो 27 का आपने आंसर कर दिया कि मैम मेयोनेज में अंडे की भूमिका का उदाहरण क्या है? पायसी कारक अभिकर्ता का है। क्या है? पायसी कारक अभिकर्ता का है। तो क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। 28 का आंसर करे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 कूट वाला दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, विकासात्मक कार्यों के संदर्भ में इन कार्यों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। क्या है? यथोचित, स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित सामाजिक भूमिका का प्रारंभ होना। मतलब विकास के लिए कह रहा है कि डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होगा? अभिभावकों एवं अन्य वयस्कों से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना, सही एवं गलत में भेद का अधिगम करना, नागरिकीय उत्तरदायित्वों को लेना। 28 का आंसर करें। बहुत अच्छे से दिया गया है। 28 का आप डिफाइन करें क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। आपने कहा मैम सबसे पहले तो सही गलत का हम विभेद करेंगे, क्यों? यही करेंगे ना। सबसे पहले हम कुछ भी होंगे, बच्चे होंगे, कुछ भी होंगे, तो हमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि हम गलत सही में विभेद करें। तो 3 यहाँ नहीं दिया, 3 यहाँ नहीं दिया, हम इसे एलिमिनेट कर देंगे। फिर एक एक मैम दोनों में दिया है, तो यथोचित, स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित सामाजिक भूमिका का प्रारंभ होना चाहिए। यानी हम स्त्री हैं तो हमारी क्या समाज में भूमिका है, वो करें। हम पुरुष है तो हमारी समाज में क्या भूमिका है, वो करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा? आप कह रहे हो मैम दूसरा नंबर तो हो गया, तीसरे नंबर पे ये आएगा कि अभिभावक एवं अन्य वयस्कों से संवेगात्मक सुरक्षा प्रदान करना। यही होगा क्या? तो यस मैम यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? नागरिक उत्तरदायित्वों को लेना। फिर हम अपने देश के नागरिक हैं, हम उस उत्तरदायित्व का क्या करेंगे? निर्वहन करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा सी, ठीक है। 29 का आंसर करें। डैश 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 शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है। नैपिंग है, वेटिंग है, मोयरिंग है, ग्लेजिंग है। आप आंसर करें 29 का क्या होगा? तो आप 29 का आंसर कर दिए बी, और बी यानी वेटिंग हो जाएगा। क्या होगा? वेटिंग हो जाएगा, ठीक है। 29 का बी ही होना चाहिए, देख लो। हाँ ठीक है, क्या है? 29 का बी है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? देख लो, यहाँ पे वेटिंग है, नेपिंग है, मोयरिंग है, ग्लेजिंग है, ठीक। सारी परिसज्जाएं हैं, बता देना किसमें किसमें क्या होता है, ठीक है। 30 का आंसर करे क्या होगा? फ्लैक्स के पौधे के लिए डैश डैश प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। क्या प्राप्त करते हैं हम रिपलिंग करके? बीज प्राप्त करेंगे, तने प्राप्त करेंगे, पौधे प्राप्त करेंगे, लीलेन पूरा प्राप्त करेंगे। तो आपने कहा मैम रिपलिंग करके हम तने को उतारते हैं, यही क्या होगा? तो हम तना प्राप्त करते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्या हम प्राप्त करते हैं? तो हम बास्ट यानी स्टेम को हम प्राप्त करते हैं। सीड फाइबर कौन कौन से हैं? तो आपने कहा मैम कॉटन है एंड कॉपोक है, ठीक। प्लांट फाइबर कौन कौन से हैं? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, अभी पीछे आप लोगों ने देखा है। 31 का आंसर करें। उष्मा का कुचालक है। कौन उष्मा का कुचालक है? सूत है, रेशम है, लीलेन है, एंड्रियान है। 31 का आप आंसर कर दे क्या होगा? 31 का आपने आंसर कर दिया कि मैम उष्मा का कुचालक इन सारे आंसर में से हो जाएगा रेशम। क्या होगा? रेशम होगा। अगर रेशम ना होता, ऊन होता, तो ऊन हम लोग प्राथमिकता देते। 32 का आंसर करें। पटोला साड़ियां किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? पैठनी, टाई एंड डाई, हेमरस, ब्लैक डाइंग। यानी पटोला साड़ी क्या करके हम उत्पादित करते हैं? पैठनी महाराष्ट्र का है, पटोला गुजरात का है, हिमरस कहाँ का है, जरा सा बता देना। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम 32 का आंसर हो जाएगा बी, टाई एंड डाई हो जाएगा। क्या होगा? टाई एंड डाइंग हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 33 का आप आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33। फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना क्या कहलाता है? यानी कोई भी सब्जी है, फल है, हम उसको क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। वो भी कितना? 50% हम उसे सुखा रहे हैं, तो शार्प फ्रीजिंग कहेंगे, डिहाइड्रो फ्रीजिंग कहेंगे, स्लो फ्रीजिंग कहेंगे एंड त्वरित फ्रीजिंग कहेंगे। 33 का आप आंसर करें क्या होगा? तो 33 का आपने आंसर कर दिया डिहाइड्रो फ्रीजिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? डिहाइड्रो फ्रीजिंग कहेंगे, ठीक। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 34 का आप आंसर करें। 34 क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करें। एक डैश 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 में सहोदर, सहोदर का मतलब क्या हुआ? सह मतलब साथ साथ, और उदर मतलब पेट।
तो हम मतलब जो एक पेट से साथ साथ पैदा, मतलब एक पेट से पैदा होने वाले क्या कहलाते हैं? सहोदर। और सहोदर यानी भाई बहन हो गए, ठीक है? क्या हो गए? भाई बहन हो गए, ठीक है? तो क्या होगा? सम्मिलित होते हैं, जैसे अपने परिवार के संसाधनों एवं कार्य को साझा करने के लिए जोड़ते हैं। विस्तृत फैमिली होगी, एकाकी परिवार होगा, संयुक्त होगा, मिश्रित होगा। इंग्लिश वाला भी शब्द देख लो, न्यूक्लियर फैमिली होगा, ब्लेंडेड होगा, ज्वाइंट फैमिली होगा, एंड एक्सटेंडेड होगा। आप आंसर कर दे क्या होगा? तो ऐसे परिवार में कौन होता है, जरा सा आप बता दे। इस परिवार को हम क्या कहेंगे? तो आपने कहा मैम इस परिवार को हम विस्तृत फैमिली कहते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 35 का आप आंसर करें, फटाफट आंसर कर दे, ठीक है? क्योंकि मुझे बच्चियां लग रहा है बुलाने आ रही हैं, ठीक? जब अध्ययनस्थ विषय से संबंधित जानकारी उसके उपस्थित और अनुपस्थित होने के बारे में अंकित की जाती है, उस शोध विधि को कहते हैं जांच, सूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार एंड सर्वेक्षण। जब अध्ययनस्थ विषय से संबंधित जानकारी उसके उपस्थित और अनुपस्थित होने के बारे में अंकित की जाती है, उस शोध विधि को हम क्या कहते हैं? तो आपने कहा मैम उस शोध विधि को हम जांच सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? जांच सूची कहते हैं। 36 का आंसर करें। NRHM का पूरा नाम क्या है? तो NRHM का पूरा नाम क्या है? नेशनल रेगुलर हाउस मिशन, नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रोड हेल्थ मिशन। अब आप आंसर करें क्या होगा? 36 का क्या होगा? आप आंसर करें। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या होगा? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या हो जाएगा? 36 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 का आंसर करें। जब भोज्य पदार्थ को मसालेदार पेस्ट में कुछ घंटे के लिए रखा जाता है ताकि सामग्री के सुरूचक भोज्य पदार्थ में सोखे जाएं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेरीनेडन कहेंगे, किण्वन कहेंगे, माल्ट करना कहेंगे, सॉवरिन कहेंगे। आप आंसर कर दे क्या कहेंगे? फर्मेशन कहेंगे। आप आंसर करें क्या होगा? फटाफट आप 37 का आंसर कर दें। आपने कहा मैम मेरीनेडन कराना कहलाता है। जैसे मान लो हम कोई भी चीज बनाने जा रहे हैं, अब ऐसा क्या बनाते हैं हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ऐसा क्या बनाते हैं? कुछ नहीं याद आ रहा है कि ऐसा क्या एक चीज तो मैं जानती हूँ, अगर करेले की सब्जी आप बना रहे हो, करेला बहुत कड़वा लगता हो जिन्हें, तो उनके लिए है क्या है? उनके लिए क्या है आपको मालूम है? अगर करेला बहुत कड़वा आपको लग रहा है तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? एक सेकंड दीजिएगा जरा, देखिए क्या कमेंट बॉक्स में चल रहा है। लोग कंफ्यूज कर देते हैं दी। अच्छा चलो कोई बात नहीं मैम जी, हम भी तो टाइम से आते हैं, चलिए खैर कोई नहीं। तो क्या हुआ? तो ऐसा करेला अगर आप सब्जी बना रहे बहुत कड़वा लग रहा है तो करेले को काट करके रख दो थाली में, उसमें नमक डाल दो, ठीक है? और नमक डाल करके ऐसे थोड़ा सा तिरछा कर दो ताकि पूरा जो भी कड़वापन हो पानी निकल जाए। फिर उसे एक बार हल्का सा धुल करके फिर सब्जी को छौंक दो। इससे क्या होता है? करेले की कड़वाहट थोड़ी कम हो जाती, ठीक है? तो यही मान लो यही वाली चीजें हो गई तो क्या होगा? मेरीनेडन होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करें। 5 खाद्य समूह पद्धति हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन और खनिज। ऑप्शन बी क्या है? खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दाल एवं फलियां, दूध एवं दूध से बने उत्पाद, हरी सब्जी, वसा एवं चीनी। आप लोग ऑप्शन पढ़े, केवल मैं आंसर बताऊंगी 38 का। तो 38 का आपने आंसर कर दिया मैम बी, खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दाल, दूध, यही क्या है? खाद्य 5 समूह वर्ग हैं। कौन दिया है? 5 वर्गों में कौन बांटा है? 11 में कौन बांटा है? जरा सा नाम जानते हो तो फटाक से बता दे। तो 39 का आंसर कर दे क्या होगा? धुलाई के कर्मक है। कैंची, सुई और दर्जी का चाक, धुलाई दुकान और दर्जी की दुकान, डिटर्जेंट, नील और माड़, धुलाई मशीन और टब। 39 का आप आंसर कर दे क्या होगा? तो 39 का आपने आंसर कर दिया। 39 का आपने आंसर कर दिया सी, डिटर्जेंट, नील और माड़। क्या होगा? डिटर्जेंट, नील और माड़, ठीक है? 39 का क्या हो जाएगा? सी। 40 का आंसर करें। खाली घोंसले का समय डैश डैश की अवस्था को कहते हैं। किशोरावस्था कहेंगे, मध्यावस्था कहेंगे, उत्तर बाल्यावस्था कहेंगे, वृद्धावस्था कहेंगे। 40 का आप आंसर कर दे क्या होगा? तो आपने 40 का आंसर कर दिया मैम बी, मध्यावस्था कहते हैं। क्या कहेंगे? खाली घोंसला क्या होता है? तो मध्यावस्था में 40 का खाली अवस्था तो खाली वृद्धावस्था होगा ना। यस, खाली घोंसले का समय, घोंसला खाली हो गया भाई, बच्चे अपने अपने घर चले गए, लड़कियां अपने घर सेटल हो गई, लड़कों की नौकरी लग गई, अपने वाइफ को लेकर के चले गए जहां भी नौकरी कर रहे हूँ, तो ये मध्यावस्था तो नहीं होना चाहिए। 40 का आपकी किताब में बी दिया है, लेकिन आप लोग देख लेना कि मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। आप लोग अपना देख लो, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि मेरे दिमाग आजकल 4 जगह यहाँ पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाई हूँ, बात कहूँ साहब, ठीक है? तो जरा सा देख लेना। लेकिन मैं गलत भी नहीं पढ़ाऊंगी, ये भी बता दूं आपको, समय नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगी चलेगा, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं।
41 का आंसर करें। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था किसने? हरलॉक ने, गेसिल ने, डेविंग हर्ट्स ने, पावलोव ने। 41 का आप आंसर करें क्या होगा? तो 41 का आपने आंसर कर दिया मैम सी, हैविंग हर्स्ट ने दिया था। डेविंग नहीं, हैविंग होता है, ठीक है, हैविंग हर्स्ट होता है, ठीक। इंग्लिश यहाँ गलत लिखा है, हाँ देखो हिंदी वाला सही, इंग्लिश वाला सही दिया, क्या है? हैविंग हर्स्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करें। इसमें आप लोग जानते हो दो शब्द होता है, पहले इसका आंसर दे दो तो मैं बताऊंगी। मस्तकाधोमुखी विकास का अर्थ क्या है? हिंदी वाला, इंग्लिश वाला देख लो, सिफेलोकाउडल होता है। सिफेलोकाउडल डेवलपमेंट कहाँ से प्रारंभ होगा? आप आंसर करें 42 का क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होगा, सिर से पैर की ओर होगा, केंद्रीय भागों से दूर की ओर होगा। आप आंसर कर दे क्या होगा? आप आंसर कर दे क्या होगा? 42 का तो आपने कहा मैम सिर से पैर की तरफ विकास होता है सिफालोकाउडल डेवलपमेंट में। दो ही शब्द होता है, एक प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? सिफेलोकाउडल। दो चीज आप याद कर लोगे हो जाएगा। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है? तो इस तरीके से होता है, केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? सिर से लेकर के टो की ओर होता है, ठीक है, हेड से, हेड टू टो होता है। तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। 43 का आंसर करिए। दो ही शब्द होता है, यही आप दोनों को कंफ्यूजन अगर याद हो जाएगा तो मैम जी बेस्ट आए हैं क्या टाइम में? अच्छा चलिए, कैटी 43 का आंसर करें। नवजात शिशु की जन्म के समय औसत ऊंचाई होती है। आज मैं कमेंट बॉक्स में नहीं हूँ तो आज आप लोग खूब मस्ती कर रहे हो। मैम मेरे घर गेस्ट आए, मैं क्या करूँ, ठीक है। 43 का आंसर करें क्या होगा? नवजात शिशु की जन्म के समय औसतन ऊंचाई कितनी होती है? आप आंसर कर दे क्या होगा? एक दिन मैं ये सारा क्वेश्चन आप लोग को करा करके लाऊंगी, ठीक है, कि किस महीने में बच्चा रेंगता है, किस में चलता है, किस में घुटने टेकता है, कितना वजन होती है, कितनी। एक दिन मैं पूरा एकदम चाइल्ड डेवलपमेंट में सोच रहे ओवरऑल ऐसे 100 क्वेश्चन लेकर के आऊं आप लोगों का, फटाफट मैं रिवाइज करा दूं, रिपेयर करा दूं, कह रही हूँ, ठीक। 43 का आंसर करे क्या होगा? आपने कहा मैम 17 से लेकर के 21 इंच तक क्या होता है? औसत ऊंचाई होती है। किसका? 43 का आंसर हो गया ए। 44 का आंसर करें। 44 तूफान और तनाव का काल होता है, क्या होगा? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो तूफान और तनाव का काल किसने कहा, जरा सा ये भी बता देना। आपने कहा मैम किशोरावस्था हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 45 का आंसर करें। दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता आती है सामाजिक विकास से, गद्यात्मक विकास से, भावात्मक से, बौद्धिक विकास से। 45 का आप आंसर करें क्या होगा? 45 का हो जाएगा ए, सामाजिक विकास से। क्या होगा? सामाजिक विकास से, ठीक है। 46 का आंसर करें। उपभोक्ता निवारण प्रकोष्ठ किससे संबंधित है? माल की गुणवत्ता प्रमाणित करना, उपभोक्ता की रक्षा करना, उपभोक्ता को शिक्षित करना, माल को लेबलिंग करना। 46 का आप आंसर करो क्या होगा? तो आपने 46 का आंसर कर दिया कि मैम बी हो जाएगा, उपभोक्ता की रक्षा करना। क्या होगा? उपभोक्ता की रक्षा, ठीक है। 47 का आंसर करें। उपभोक्ता विवादों को नियंत्रित करने वाला अधिनियम कौन सा है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारतीय मानक अधिनियम ब्यूरो, ट्रेड मर्चडाइज्ड मार्क एक्ट, प्रतिबंधात्मक व्यापार और अधिनियम। आप आंसर करें क्या होगा? इंग्लिश वाला आप यहाँ पे चाहो तो शब्द देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 47 का आप आंसर करें क्या होगा? तो 47 का आपने आंसर कर दिया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या होगा? यही आंसर होगा, यस यही हो जाएगा। 48 का आप आंसर करें। वन प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करना इसका एक हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र का, एनटी एफ पी का, IOUC का और JFM का। 48 का आंसर करे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपने आंसर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 48 का आपने आंसर कर दिया कि मैम क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा? 48 का नहीं, सॉरी, 48 का क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा। यस, क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। 49 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 49। एक परिवार में जीवन काल के दौरान बहुमत के आधार पर खर्च क्यों बदलता है? पढ़ाई, पारिवारिक जीवन चक्र, अंदरूनी प्रकार, नौकरी का प्रकार। 49 का आप आंसर करें क्या होगा? एक परिवार के जीवन काल में के दौरान बहुमत के आधार पर खर्च क्यों बदलता है? तो कब बदलेगा? पढ़ाई में बदलेगा। कब बदलेगा? पढ़ाई में बदलेगा, ठीक है। कब बदलेगा? पढ़ाई में बदलेगा, ठीक है। ओहो, एक सेकंड का आंसर दे दीजिए आप प्लीज, स्क्रीन ना कहीं बंद हो जाए आपका। हाँ ठीक। तो क्या होगा? इसका ए हो जाएगा, 49 का ए हो जाएगा, ठीक है।
जीवन काल भाई कैसे बदल जाएगा, हम पढ़ाई करेंगे तो ही तो। बहुमत के आधार पर खर्च क्यों बदलता है, रुकिए एक सेकंड। एक परिवार के जीवन काल के दौरान बहुमत के आधार पर खर्च क्यों बदलता है, हाँ तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा पैसे लगते हैं। 50 का आंसर करें। कौन से कारक लोगों की मांग में परिवर्तन लाते हैं? फैशन में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन, सस्ते विकल्प की खोज, या सभी? 50 का आप आंसर कर दे, क्या होगा? कौन से कारक लोगों की मांग में परिवर्तन लाते हैं? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम ये सब हो जाएंगे, क्या होंगे? ये सब हो जाएंगे। 51 का आंसर करें। निम्न में से कौन सा एक वैट रंजक है? वैट रंजक क्या है? हल्दी है, नमक है, कोलतार है, एंड इंडिगो है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम बैट रंजक का एग्जाम्पल इंडिगो होता है। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। क्या होगा? इंडिगो होगा। 52 का आंसर करें। प्रथम 4 सप्ताह होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या है? श्वासावरोध होगा, जन्मजात असमानताएं होंगी, संक्रमण होगा, उपर्युक्त सभी होगा। 52 का आप आंसर करें, क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया मैम, 52 का हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। क्या होगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। मिलावट कहते हैं, मिलावट किसे कहते हैं? ये 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है टीजीटी का। जो लोग बैठे होंगे एग्जाम में जान रहे होंगे। बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिला देने से हम मिलावट कहते हैं। ऑप्शन बी, भोजन से मूल्यवान वस्तुओं को निकाल देने को हम मिलावट कहते हैं। ऑप्शन 3, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेच देने को कहते हैं। उपर्युक्त सभी को कहते हैं। कितना बढ़िया ऑप्शन बना था, ये तो मानना पड़ेगा। तो आपने आंसर कर दिया कि मैम ये सभी हो जाएगा। अगर हम बाहरी वस्तु मिला दे तो भी मिलावट होगा, उसमें से अच्छी चीजें निकाल के खराब चीजें मिला दे वो भी मिलावट होगा, हम गुणवत्ता वाली चीज की जगह पे कम मूल्यवान वाली चीज मिला दे वो भी चलेगा। तो सब मिलावट होता है, यानी मिलावट को हम ऑल ऑफ दिस यानी हम सबको कहेंगे। ठीक है। 54 का आंसर करें। गृह व्यवस्था एक व्यावहारिक विज्ञान है, यह कथन है। ग्रास एवं क्रैंडल का है, कोटजिन का है, राजमल पी देवदास का है, इरिन ओपेनहिम का है? आप आंसर कर दे कि गृह व्यवस्था एक व्यावहारिक विज्ञान है। क्या है? व्यवहारिक विज्ञान है। होम मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिकल साइंस। कौन कहा है प्रैक्टिकल साइंस? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मैम व्यावहारिक विज्ञान किसने कहा है। आप आंसर कर दे 54 का। तो आपने कहा मैम 54 का आंसर हो जाएगा कोटजिन ने व्यावहारिक विज्ञान कहा है। इरिन ओपन हिम ने क्या कहा है जरा सा बता देना। राजमल पी देवदास तो बांध ही बना दिए थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बांध की संज्ञा दी है। साइकिल आप चक्र किसने कहा है? जरा सा ये सारे का आंसर आप फटाफट फटाफट बता देना। तो 55 का आंसर करें। प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? शिक्षक के द्वारा, विद्यार्थी के द्वारा, शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों के द्वारा, अभिभावक के द्वारा? प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि समस्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, तो टीचर के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर करें। नैतिक सिद्धांत या विश्वास जो एक व्यक्ति जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में रखता है। आप आंसर करें, क्या होगा? आप आंसर कर दे। ओहो, ठीक। आप आंसर करें 56 का। तो 56 का आप आंसर कर दिए कि मैम क्या होगा? मूल्य होगा, लक्ष्य होगा, मानक होगा, आचार नीति होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा मूल्य। और मूल्य को क्या कहते हैं? तो आपने कहा मैम वैल्यू कहेंगे, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। 57 का आंसर करें। 57 का आंसर करें। उपचारात्मक पोषण एवं खाद्य संरक्षण में कैरियर निम्नलिखित विशेषज्ञता से संबंधित है। मानव विकास है, संसाधन प्रबंधन है, वस्त्र विज्ञान है, खाद्य एवं पोषण है। 57 का आप आंसर करो, क्या होगा? तो 57 का आपने आंसर कर दिया मैम डी, खाद्य एवं पोषण हो जाएगा। क्या होगा? खाद्य एवं पोषण होगा। उपचारात्मक पोषण की बात कर रहा है। उपचारात्मक पोषण एवं खाद्य संरक्षण में हम अपने कैरियर कैसे बना सकते हैं? तो कैसे? कैरियर निम्नलिखित विशेषज्ञता से संबंधित है। तो क्या होगा? खाद्य एवं पोषण से होगा। ठीक है। 58 का आंसर करें। कंपनी के लाभ के साथ तथा एक व्यक्ति के पास शेयरों की संख्या पर प्राप्त होता है। कंपनी का लाभ और एक व्यक्ति के पास शेयर की संख्या पर क्या होगा? वेतन मिलेगा, लाभांश होगा, ब्याज होगा, पेंशन होगा। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो क्या होगा। आप कहोगे मैम लाभांश होगा। पेंशन तो उन्हें होती है, उन्हें मिलती है जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। हमको भी फ्री वाली बुक चाहिए मैम। अच्छा, तो क्या होगा?
ब्याज तो मिलेगा नहीं, वेतन उन्हें मिलती है जो जो मानसिक रूप से मेहनत करते हैं, मजदूरी उन्हें मिलती है जो शारीरिक रूप से करते हैं। तो ये सारी चीजें आप जानते हो, इसका आंसर हो जाएगा बी लाभांश। ठीक है, 59 का आंसर करे क्या होगा? रंग चक्र एवं एक रंग के साथ उसके वास्तविक पूरक के दोनों और आसान दो रंगों के दोनों आसान और दो रंगों के उपयोग की अवधारणा को कहा जाता है। इसका कुछ मुझे समझ में नहीं आया, इंग्लिश वाला आप लोग आओ इधर देखो। along with two houses congested, आप बता दो क्या इसे कहेंगे? यूजिंग टू सिंगल यू along, ठीक है, एक कलर है, अगल बगल वाले हैं दोनों को क्या कहेंगे? वास्तविक पूरक दोनों आसान दो रंगों को क्या कहेंगे? एनालॉगस कलर कहेंगे या समीपवर्ती? कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, ड्राइट कहेंगे या स्लिप या स्प्लिट कहेंगे? आप बता दे क्या होगा? खंडित पूरक होगा, यानी आंसर कर दे 59 का क्या होगा? आप लोग समझ गए कि मैम खंडित पूरक रंग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इस तरीके का चक्र बना है, हम एक कलर यहाँ का उठाए, एक छोड़ दे कि यहाँ का उठाए, एक छोड़ दे यहाँ का उठाए, एक छोड़ दे, क्या होगा? ये खंडित हो गया, क्रम पूरा नहीं है। अगर इस तरीके से हम उठा लेते, सबको सब उठा लेते, यहाँ से उठा ले यहाँ से, तो ये खंडित कहाँ हो रहा है? तो क्रम से आ रहा है ना। अगर मैंने इस तरीके से उठा कि एक यहाँ उठाया, एक नंबर 1, एक नंबर 3, फिर नंबर 5, फिर नंबर 7, तो क्या हो? मैंने बीच में एक एक छोड़ दिया, एक एक खंडित कर दिया। तो इसका मतलब यही है कि खंडित पूरक रंग हार्मनी। ठीक है, इस तरीके से भी आप देख लिया करो। 60 का आंसर करे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60। शारीरिक थकान का कारण है क्या है? शरीर में पानी की कमी होना, शरीर में लैक्टिक एसिड की अधिकता, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, उपर्युक्त में से कोई नहीं। शरीर में लैक्टिक एसिड की अधिकता क्या होती है? तो आपने कहा मैम इसी से क्या होती है? हमारे शरीर में थकान होती है। ठीक है, क्या होती है? थकान होती है। 61 का आंसर करें। TMU शब्द है, TMU का फुल फॉर्म पूछना चाह रहा है। टाइम पास यूटेंशिल है, 10 मोस्ट यूनिट है, टाइम मेजरमेंट यूनिट है, 20 मीटर यूनिट है। आप आंसर करें क्या होगा TMU का? तो 61 का आप आंसर कर दिए कि मैम TMU होगा टाइम मेजरमेंट यूनिट। क्या होगा? टाइम मेजरमेंट यूनिट। फटाफट आप लोग क्वेश्चन कर लो, 46 मिनट हो गया है, जल्दी जल्दी आप लोग कर लो। सामुदायिक सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं। सामुदायिक सुविधा आप लोग जानते हो क्या होता है? कम्युनिटी फैसिलिटीज। मैं कहती हूँ सामुदायिक मतलब जो मेरा है, सबका है, आपका भी है, उनका भी है, उनका भी है। ठीक है, तो सबका हो जाएगा। ठीक, तो सामुदायिक सुविधाओं के अंतर्गत अस्पताल, पुस्तकालय होंगे, उद्यान, पार्क होंगे, बाजार सुविधाएं होंगी, उपयुक्त सभी होंगी। तो आपने कहा मैं मॉल ऑफ दिस होगा, क्योंकि ये आपका भी है, मेरा भी है, उनका भी, किसी के बाप की बपौती नहीं है। ठीक है, यही बोलते हैं ना सब लोग, तेरे बाप की है क्या? 63 का आंसर करो। राष्ट्रीय बचत पत्र जारी करता है। बैंक करेगा, डाकघर करेगा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया करेगा, जीवन बीमा यानी LIC करेगा। एक मैं पूछ रही हूँ कि राष्ट्रीय विकास पत्र तो यहाँ बता ही दो। किसान विकास पत्र योजना किसकी है? ऑप्शन यही रहेगा, आपको आंसर करना है। ये तो आंसर आप कर ही दो, जो मैंने पूछा उसका भी आंसर आपको करना है। तो आपने कहा मैम 63 का हो जाएगा बी, डाकघर ही उसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका? राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास बचत पत्र दोनों किसकी योजनाएं हैं? तो डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस की हैं। ठीक है, 64 का आंसर करें। विनियोग के साधन है। विनियोग मतलब बचत, विनियोग मतलब बचत। बचत के साधन क्या क्या है? बैंक एवं डाकघर है, बीमा है, प्रतिष्ठित कंपनियां हैं, उपरोक्त सभी हैं। 64 का आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने कहा मैम 64 का हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त सभी। प्रतिष्ठित कंपनियां भले ही आप ना जानते हो, लेकिन LIC और बैंक और डाकघर तो आप जान ही रहे थे, तो इन दोनों का ऑप्शन तो है नहीं, तो मजबूरन हमें क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव को सही करना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का आप आंसर कर दे। ओहो, मैंने छोड़ दिया क्या कुछ? 65 लग तो रहा, एक पेज मेरे पास नहीं आया। 1 सेकंड का आप लोग टाइम दो मुझे जरा सा, 1 सेकंड का प्लीज। चलिए आंसर करिए। वो पेज ही गैलरी में मैं मूव कराना भूल गई थी। चलिए 65 का आंसर करें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 65। वह तकनीक जिसके द्वारा नया धागा पुराने या कटे धागे की जगह कहा जाता है, कटे धागे की जगह कहा जाता, वह कहलाता है स्मोकिंग होगा, करी लगाना होगा, रफूगिरी होगा, लेसिंग होगा। आप आंसर कर दे 65 का क्या होगा? तो आपने आंसर किया मैम रफूगिरी होगा। क्या कह रहा? वह तकनीक जिसके द्वारा नए धागा
पुराने या कटे कटे धागे की जगह कहा जाता है। यानी इस तरीके से मान लो यहाँ पे कट गया, ऐसे 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 करके कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है, रनिंग स्टिच लगा करके क्या करते हैं, रफू कर देते हैं। मेरी मम्मी करती, इतना बढ़िया रफू करती है, आप देखते रह जाओगे। हाथ से ही करती हैं, लेकिन अब तो शायद नहीं कर पाएंगी, ठीक है। कहोगे मैं वैसा क्यों, क्योंकि अब उतना उनका आंख नहीं काम करता है, ठीक है। पहले मेरी मम्मी बहुत इतनी छोटी छोटी सिलाई कर देती थी, अब तो ये सब चीजें हम लोग करने भी नहीं देते हैं। 66 का आंसर करो। किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा कहलाता है। किनारियां ग्रेन, उबेर और रिबन। आप आंसर, उबेर मतलब औरेब, यहाँ औरेब होगा नहीं, यहाँ तो बेस दिया हुआ, अच्छा छठ है ना 66। चलो क्या होगा, उरेब होगा। आंसर करे क्या होगा, ग्रेन होगा, रिबन होगा, सेल्वेस होगा, और ये होगा 66 का। आप आंसर करे क्या होगा, तो 66 का आपने आंसर कर दिया, ए किनारियां होगा। क्या होगा, किनारियां होगा, ठीक है। 67 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 67। ताप, नमी व दबाव के साथ रेशों को आपस में मोड़कर जो वस्त्र संरचना तैयार की जाती है क्या कहलाती है। निटिंग कहलाएगी, बीबिंग कहलाएगी, ब्रेडिंग कहलाएगी, नमदा यानी फिल्टिंग कहलाएगा। तो 67 का आप आंसर कर दिए कि मैम 67 का हो जाएगा डी यानी फिल्टिंग हो जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड का आप लोग टाइम दे दो मुझे, मैं क्लास से दौड़ के आ जाऊं, देखें क्या सब कर रही, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम दीजिए। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, मैं आ गई, ठीक। क्लास से होकर मैं आ गई, ठीक है। आंसर करें। 67 हो गया था ना, 68 का आंसर करें क्या होगा, क्या होगा 68 का आंसर। वस्त्र का वह गुण जो उसे उसके आकार व नाप में बनाए रखता है कहलाता है। मजबूती कहलाएगी, आकारी या प्रतिबद्धता कहलाएगा, धो पहनो कहलाएगा, सलवट प्रतिरोधकता कहलाएगा। 68 का आंसर करे क्या होगा, तो आपने 68 का आंसर कर दिया मैम बी, आकारीय प्रतिबद्धता कहलाएगा। क्या होगा, डेमिजनल, ठीक है। इंग्लिश वाला शब्द देख लेना, ड्यूरेबिलिटी, सारी चीजें, ठीक है। 69 का आंसर करें। एटीपी का विस्तार रूप है, क्या है, विस्तार करें। एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, आर्जिनिन टेट्राफास्फेट, एडेनोसिन टेट्राफास्फेट, आर्जिनिन ट्राइफास्फेट। 69 का आप आंसर करें क्या होगा, तो 69 का आप आंसर कर दें, हो जाएगा ए एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। एटीपी हो गया। यहीं पे अगर कोई चाहे तो एडीपी का भी फुल फॉर्म बता दें आप लोग, एडीपी का भी लगे हाथ बता दे, उससे कौन सी दुश्मनी हम लोगों की। 70 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 70। अंडे की सबसे बाहरी परत है। कोरोना, एरिट रेडिएटा, उपकला, जोना, पूले पेलुसिडा, इनमें से कोई नहीं। आप आंसर कर दे क्या होगा, आंसर करे क्या होगा। आप आंसर कर दे 70 का क्या होगा, तो 70 का आपने आंसर कर दिया मैम ए कोरोना रेडिएटा हो जाएगा। 71 का आप आंसर करें क्या होगा, डैश डैश एक संयोजक ऊतक है। आप आंसर करें संयोजक ऊतक क्या है, डैश डैश एक संयोजक ऊतक है। क्या होगा, आप आंसर कर दें, संयोजक ऊतक क्या है, आप आंसर कर दें। आमाशय है, कार्डियक ऊतक है, रक्त है, इनमें से कोई नहीं है। इंग्लिश वाला शब्द आप देख लें तो शायद बता देंगे। कनेक्टिंग टिश्यू क्या है, तो आपने कहा मैम कनेक्टिंग टिश्यू तो आप हमेशा ब्लड को कहती हैं, तो यस यही है, समझे, कोई गलत नहीं है, मैं सही कहती हूँ, जो पढ़ाती हूँ मैं सही से पढ़ाती हूँ। 72 का आंसर करो। एरिथ्रोपोइटीन का मुख्य भाग किसके द्वारा स्रावित होता है। चलो अब आप लोग का 10:40 वाला क्लास कंप्लीट हो गया। अब मैं एक तरफ से तो मेरा ध्यान हट गया, ठीक है। अब मैं आपके क्लास में फोकस करूंगी, वहां से भी मैं घूम आई, मुझे वहां भी बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। 72 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 72। एरिथ्रोपोइटीन का मुख्य भाग डैश डैश स्रावित करता है। आमाशय, फेफड़े, हृदय और वृक्क। आप आंसर करें क्या होगा, 72 का आंसर करें, तो 72 का हो जाएगा डी यानी वृक्क हो जाएगा। एरिथ्रोपोइटीन का मुख्य भाग फेफड़े द्वारा स्रावित होता है, सॉरी वृक्क द्वारा, किडनी द्वारा, ठीक है भाई। अब तो मेरा मन एक जगह स्थिर हो जा, ये अब तो हम फुर्सत में आ गए। 73 का आंसर करें। भ्रूणावस्था में लिंग की पहचान के लिए लैंगिक अंगों का उचित विकास हो जाता है। दूसरे सप्ताह के अंत से दूसरे चंद्रमास के अंत तक, मतलब पूछना चाह रहा है कि भ्रूणावस्था में
लिंग की पहचान कब हो जाती, कैसे आप जान जाओगे कि पेट में बच्चा है कि बच्ची है। अब तो खैर ये चीजें अपराध है, लेकिन फिर भी आपका किताब पूछ रहा है तो हम पढ़ रहे, हम करवाने तो जान ही रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं। तो कब ये चीजें पता, मतलब इसके पूछने का मतलब जानते हो क्या है, कि कितने महीने में बच्चे का लिंग बन जाता है, बस इतना ही मतलब है, बाकी कुछ नहीं है। 73 का आंसर करे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 73। गर्भधारण से दूसरे सप्ताह के अंत में पता चल जाएगा, तीसरे माह के अंत में और चौथे चंद्रमास में पता चल जाएगा, पांचवें चंद्रमास के अंत में और छठे चंद्रमास तक पता चल जाएगा। कब आपको पता चलेगा कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो बेबी बॉयज है कि बेबी गर्ल्स है। 73 का आप आंसर करें तो 73 का आपने आंसर कर दिया, दूसरे सप्ताह के अंत से दूसरे चंद्रमास के अंत तक क्या होगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 74। व्यवहारात्मक समस्या उन बच्चों में ज्यादा यानी आम दिखाई देती है किसके बजाय, एकल के बजाय जुड़वा में, असमरूपी, एक सेकंड, आंसर करो। व्यवहारात्मक समस्या उन बच्चों में ज्यादा आम दिखाई देती है जो बच्चे एकल के बजाय जुड़वा में, और समरूपी जुड़वा के बजाय समरूपी बच्चों में, समरूपी जुड़वा में। असमरूपी और समरूपी जानते हो, जैसे जुड़वा का मतलब असमरूपी हो गया कि मतलब एक लड़की एक लड़का, असमरूपी का मतलब हो गया दोनों लड़के दोनों लड़की। ये भी पॉसिबिलिटी होती है ना कि अगर किसी के ट्विंस होते हैं तो या तो दोनों बॉयज बॉयज हो जाएंगे, या तो गर्ल्स और बॉयज हो जाएंगे, या तो केवल बॉयज बॉयज हो जाए, गर्ल्स गर्ल्स हो जाएंगे, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो यही पूछने का मतलब है, तो किस में होगा, 74 का आंसर करे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 74 क्या होगा, इस तरीके से आंसर करना है, बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आपने कर दिया मैम, ए व बी दोनों गलत है, क्या है, ए व बी दोनों गलत है। क्यों, क्योंकि व्यवहारात्मक समस्या उन बच्चों में ज्यादा आम होती है जो बच्चे एकल जुड़वा में, ऐसी कोई समस्या नहीं होती, इसलिए क्या कह रहा है, दोनों गलत है। 75 का आंसर करें, नवजात की आधारीय नाड़ी दर प्रति मिनट सीमा है। एक नवजात बच्चा है, आप लोग देखते हो अगर कोई छोटा बच्चा सोया हो, हर समय उसका एकदम दिल दुख 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 करता रहता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बहुत बार चलता है। तो 150 से 170, 90 से 100, 100 से 120, 130 से 150, 75 का आप आंसर करें क्या होगा, तो 75 का आपने आंसर कर दिया डी, 130 से 150 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का 72 टाइम था और इनका इतने बार है छोटे बच्चों का। 76 का आप आंसर करें, असमरूपी जुड़वा की उत्पत्ति होती है, दो अंडाणु एक ही समय में निषेचित होते हैं तब होता है, एक निषेचित अंडाणु दो भागों में बट जाता है तब होता है, दो अंडाणु एक एवं एक निषेचित अंडाणु में, इनमें से किसी में भी नहीं। 76 का आप आंसर करें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 का आप आंसर कर दे क्या होगा, आपने कहा दो अंडाणु एक ही समय पर निषेचित होते हैं तो असमरूपी जुड़वा बच्चों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लेना, ये प्रश्न बनते हैं, थोड़ा कठिन भी लगता है, ठीक है, तो ये सब कुछ भी ट्रिक याद करके आप याद कर लेना। 77 का आंसर करें, कांच का उपयोग किस कढ़ाई में किया जाता है, काठियावाड़ी में, कांथा में, एप्लिक में, इनमें से कोई नहीं। ये एप्लिक वर्क होगा, ठीक है, देख लो, हाँ एप्लिक है, ठीक है। हिंदी वाला से मैं कहती हूँ, इंग्लिश वाला जब हिंदी ना समझ में आए तुरंत फट से आप इंग्लिश वाला देखोगे, तब आप आंसर सही करने जाओगे, एमआर तब भरोगे, ऐसे आप हड़बड़ी तड़बड़ी में नहीं कर दोगे, क्योंकि इतने इंतजार करने के बाद एक बार तो एग्जाम देने को मिलता है, उसे आप अपने लाइफ का बेस्ट समझना, ये समझ लेना यही आर या पार है, करो या मरो वाली बात समझ के आप करना, ठीक है। बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं कि मैम मुझसे ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये सब करने से कुछ नहीं वापस आएगा, सिवाय और सिवाय पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलता है। इसलिए जो भी आप करने जाओगे एकदम समझदारी से, होशियारी से, पहले पेपर पढ़ के, पेपर में क्वेश्चन मार करके क्या सही है, उसके बाद OMR कलर करने से पहले, फिल करने से पहले एक बार फिर से आप सारे प्रश्न को देख लोगे कि क्या मैंने सही तो किया है ना, तब आप क्या करोगे, OMR को कलर करोगे। जब एग्जाम आएगा तो मैं ये सब सावधानियां आप लोग को जरूर बताऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ आते आते भी क्वेश्चन हाल में इतना प्रेशर होता है कि आप गलत करना स्वाभाविक होता, हर किसी से होता है। मैं भी एग्जाम हाल में बहुत क्वेश्चन गलत करके आती थी और आई भी हूँ, ठीक है। तो ये चीजें नहीं है कि हम लोग भगवान ने की गलती नहीं होगी, लेकिन एग्जाम आएगा तो इस पे मैं वीडियो एक जरूर बनाऊंगी, ठीक है। बीच बीच में मैं ऐसे भी बताती रहती हूँ। तो आपने आंसर कर दिया मैम, काठियावाड़ वाले में क्या होता है, कांच कढ़ाई का प्रयोग होता है, कढ़ाई मतलब कांच का प्रयोग होता है। 78 का आंसर करें, कढ़ाई की हुई रुमाल गुरु नानक देव को उनकी शादी के दौरान उनके डैश डैश द्वारा दी गई थी, जो अभी भी गुरुद्वारा द्वारा संरक्षित है, उनकी कौन रुमाल दिया था,
उनकी बहन दी थी, माँ दी थी, सास दी थी, भाभी दी थी? ये प्रश्न आप लोग मानोगे नहीं, मैं सही बता रही हूँ, अपने लाइफ में मैं ये पहली बार प्रश्न पढ़ रही हूँ। जितना भी मैंने तैयारी किया, मैं बहुत कुछ तैयारी की हूँ। पीसीएस 2-2 बार मेरा निकला, लेकिन प्री नहीं निकला, आज मेंस नहीं निकला, आपसे मैं ये भी बता दूं। ठीक है, मैं ऐसे नहीं टीचर बनी हूँ, मैंने बहुत पहले थपेड़े खाया है। ठीक, 2-2 बार पीसीएस का प्री निकाल के मेरा नहीं निकला, बीओ का एग्जाम मेरा प्री निकाल के मेंस नहीं निकला, आरओ का एग्जाम मैंने 2-3 बार दिया, लेकिन वो प्री तक भी नहीं निकला। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है, मुझसे प्री तक नहीं निकला। आरओ का एग्जाम मैंने दिया, आरओ वाला, जो लखनऊ सचिवालय में बैठते हैं सेक्रेटेरिएट में, वहां नहीं कुछ हुआ। ठीक है, तो ये सब एग्जाम, हाँ उसके बाद क्या पता नहीं कौन सा इस तरीके का एग्जाम मैंने कुछ और दिया था। ठीक है, तो लेकिन इतना तैयारी किया, उसके दौरान मुझे कहीं भी ये प्रश्न नहीं दिखा। आज फर्स्ट टाइम ये प्रश्न दिख रहा है। मैं कोई भी झूठ नहीं बोलती हूँ, आपके सामने सब खुली किताब है। ठीक है, टीजीटी का मैंने पहली बार एग्जाम दिया, एलटी का मैंने एक बार भी एग्जाम नहीं दिया है, पीजीटी का मैं एग्जाम देने के एलिजिबल ही नहीं हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने लाइफ में अगर मतलब एक सीरियस होकर के तैयारी किया तो ये टीजीटी का किया। अभी आप लोग देखोगे ये जूनियर वाला जो भर्ती क्लियर हो रही है, जूनियर वाला जो नहीं है कि एडेड ही है, जूनियर वाला, उसमें मैंने हिंदी से भरा था, उसमें मेरा बढ़िया नंबर हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, देखें क्या है, किस नंबर से भरे थे, देखती हूँ क्या करती हूँ, छोड़ ही दे रही हूँ, कोई और होगा जो एलिजिबल हो जाएगा, उसको एक सीट मिल जाएगी, क्यों मैं भर के नुकसान करूँ। ऐसे 120 नंबर मेरा हिंदी में सही था 150 में से। ठीक है, तो होने के तो चांस है, लेकिन हिंदी में सीट बहुत कम थी, बच्चे बहुत ज्यादा थे, कहो ना भी हो, तो मैं झूठ कुछ नहीं बोलती हूँ, जो मैंने किया मैं बताती हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रश्न मुझे नहीं देखने को मिला, आज पहली बार मिला है। तो आपने कहा मैम उनकी बहन ने दिया था, किसने दिया था? उनकी बहन ने दिया था। ठीक है, 79 का आंसर करो। आप लोग जानते हो कोई भी एक एग्जाम की तैयारी करके पहले बार बहुत कम लोग होते हैं, रियर होते हैं। ठीक है, थपेड़े हर कोई खाया होता है, मैं भी बहुत जगह थपेड़े खाई हूँ। मैं यही कोशिश करती थी कि मैं कोई ना कोई अधिकारी पद पे पहुंच पाऊं, लेकिन किस्मत में जो लिखा था वो मिला। ठीक है, टीचर ही बन के रह गए। खैर अभी भी एम है, तैयारी करती हूँ, उद्देश्य अभी भी बना हुआ है, देखो क्या होता है। लेकिन एक साथ कितनी चीजें करें, आप लोग को पढ़ाए भी, स्कूल में भी पढ़ाएं, फिर वहां भी अपनी भी तैयारी करें, तो नहीं हो पाता। लेकिन ठीक है, फिर भी लगी हूँ, देखो हो सकता है किस्मत साथ दे ही दे। 79 का आप आंसर कर दो। चंबा रुमाल कढ़ाई किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश की है, पंजाब की है, आंध्र प्रदेश की है, जम्मू की है? आप आंसर करें क्या होगा 79 का। 79 का आपने आंसर कर दिया मैम, ये चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। 80 का आंसर करें। कर्नाटक की कढ़ाई है, कांथा है, कसूती है, चंबा है, कशीदा है? कर्नाटक की कढ़ाई को क्या कहते हैं? तो आपने कहा मतलब कर्नाटक की कढ़ाई को हम क्या कहेंगे? आपने कहा मैम कसूती कहते हैं। कसूती में 4 प्रकार की एम्ब्रॉयडरी होती है, उसका जरा सा आप लोग नाम बता देंगे क्या? गवंथी होगा, नेंगी होगा, मेंथी होगा, मुर्री होगा, ये सब क्या होते हैं? ये सब एम्ब्रॉयडरी होते हैं। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम आप लोग देना, गिव मी 1 सेकंड। तो आप आंसर करें, कर्नाटक की कढ़ाई कहाँ, कर्नाटक की कढ़ाई को क्या कहते हैं? तो कसूती कहते हैं। ठीक है, अब आप आंसर करें क्वेश्चन नंबर 81। कसूती में जिग जैग चलने वाला टांका कहलाता है, क्या कहलाएगा? गवंथी है, मुर्गी है, मेंथी है, एंड कोई नहीं है। आप लोगों को अभी मैंने कसूती में होने वाले 4 एम्ब्रॉयडरी का नाम बताया, वो यही है। तो इनमें जिग जैग कौन चलता है? एक जिग जैग होता है, एक गांठ गांठ होती है, उभरी हुई। मैं एक दिन कराने वाली हूँ आप लोग को एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, कि कौन सी गांठ वाली वो संरचना देती है, कौन सा क्या देता है, ये सब मैं कराऊंगी। ठीक है, तो 81 का आप आंसर करें क्या होगा? तो आपने 81 का आंसर कर दिया कि मैम ये जो मुर्री होता है यही जिग जैग होता है, इस तरीके से जिग जैग वाली कढ़ाई होती है। ठीक है, तो ये था कसूती। अब इसके बाद 82 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 82। कश्मीरी कढ़ाई किस नाम से जाना जाता है? फुलकारी है, चिकनकारी है, कशीदाकारी है, एंड कसूती है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो फुलकारी कहाँ की है, तो पंजाब की फुलकारी है। कशीदाकारी कहाँ की है, तो जम्मू एंड कश्मीर की है। चिकनकारी कहाँ की है, तो अपने प्यारे लखनऊ, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। ठीक है, कसूती कहाँ की है, तो कसूती अपने कर्नाटक की है। तो ये सारी चीजें आप लोग जान गए। तो कश्मीरी कढ़ाई की क्या नाम है, तो उसे हम कशीदाकारी कहते हैं। ठीक है, 83 का आंसर करे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 83। रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिसज्जा को किया जाता है? कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, सल्फोराइजिंग एंड टेंटरिंग। टेंटरिंग से क्या होता है? कपड़े के जो भी इर्द गिर्द की जो भी चीजें होती असमान होती उसे समान किया जाता है, उसके लंबाई और चौड़ाई को एक समान दिशा में लाया जाता है। वेटिंग केवल सिल्क में होता है, भारण प्रक्रिया होती है, उसके वजन को बढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि सिल्क ऑलरेडी बहुत हल्का होता है।
तो उसमें एक प्रक्रिया की जाती है जिसे वेटिंग कहते हैं। वेटिंग करके उसके इस प्रक्रिया द्वारा उसके भार को बढ़ाया जाता है। कार्बोनाइजिंग क्या है जरा सा आप बताना। सल्फ्यूराइजिंग क्या होता है? तो सल्फ्यूराइजिंग एक ऐसा टैग होता है, जो टैग कपड़े पे लगा हो तो ये होता है कि कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। ये क्या होता है? तो सल्फ्यूराइजिंग टैग लगा होता है तो ये प्रतीत होता है। कार्बोनाइजिंग का आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दो क्या होगा। तो आप बहुत अच्छे से आंसर जान गए कि मैम 83 का हो जाएगा बी, यानी वेटिंग हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 84 का आप आंसर करें क्या होगा। सल्फ्यूराइजिंग परिसज्जा इंगित करती है कि कपड़ा, अब देख लो क्वेश्चन लीक हो गया, अपनी चमक नहीं खोएगा, सिकुड़ेगा नहीं, रंग नहीं निकालेगा, उपरोक्त सभी। तो सल्फ्यूराइजिंग परिसज्जा क्या इंगित करेगी? तो आप कहोगे मैम सल्फ्यूराइजिंग परिसज्जा है तो ये इंगित करेगा कि आपका कपड़ा जो है सिकुड़ेगा नहीं, कपड़े में क्या होगी, श्रिंक नहीं लगेगा, श्रिंकेज नहीं होगा। ठीक है, 85 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 85 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 85, ग्रीस के दाग को हटाने के लिए किस प्रकार के अभिकर्मक का प्रयोग करेंगे? आप बहुत अच्छे से पहली बात तो ये सुन लो, ग्रीस हो गया, मोम हो गया, तेल हो गया, जो भी चीजें ऑयली वाली चीजें, फैट वाली चीजें अगर उससे दाग लग रही है तो आप क्या करोगे, उसे किसी भी चीज से सुखाओगे। मुल्तानी मिट्टी हो गई, फ्रेंच चॉक हो गया, बेसन हो गया, आटा हो गया, इन सबको, पाउडर हो गया, इन सबको रख के क्या करते हैं हम, उसको पहले क्या करते हैं, उसे एब्जॉर्ब करा लेते हैं, फिर उसके बाद हम सरफ और साबुन डाल करके धुलने की कोशिश करते हैं। तो ग्रीस हो गया, तेल हो गया, इन सब के दाग हम कैसे छुड़ाएंगे? तो मुल्तानी मिट्टी को ही क्या कहते हैं, फूलर मिट्टी भी कहते हैं। ये भी आप चीजें याद कर लेना। ऐसा नहीं कि फूलर आ जाए तो आप कहोगे ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये आपकी मुल्तानी मिट्टी ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर करो, फटाफट आप लोग आंसर करो। सिले हुए वस्त्रों में गॉटेड है। गॉटेड क्या होता है? बाजू में जोड़ा गया एक टुकड़ा गॉटेड कहलाता है। कमर पर जुड़ा हुआ छोटा सा एक फ्लेयर गॉटेड कहलाता है। वस्त्र पर जुड़ा तिकोना कपड़ा चौड़ाई को बढ़ाने के लिए होता है। वस्त्र में जुड़ा पैनल होता है। 86 का आप आंसर कर दे क्या होगा? तो 86 का आपने आंसर कर दिया मैम सी होगा। वस्त्र पर जुड़ा तिकोना कपड़ा चौड़ाई को बढ़ाने के लिए हम लोग लगा करके उसे क्या कहते हैं, गॉटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉटेड कहते हैं। ठीक, वेरी गुड, वेरी, ओहो 1 सेकंड का आप आंसर दे देना यहाँ पे, जरा सा मुझे जाना पड़ेगा कहीं। 87 का आंसर करे, वो 2 पेज मैं छोड़ दी थी ना, तो उसे मूव कराई तो फिर ये पीछे हो गया। चलो 87 का आंसर करें। एक दिश परिधान के लिए कौन सा लेआउट उपयुक्त नहीं है? लंबवत है, क्षैतिज है, खुला है, दोहरा मोड़ है, मुड़ा है। 87 का आप आंसर करें क्या होगा? तो 87 का हो जाएगा डी, दोहरा मुड़ा हो जाएगा। ठीक है, यही नहीं है, ठीक, लेआउट के लिए यही नहीं है। मोयरिंग किस प्रकार की परिसज्जा है? यांत्रिक परिसज्जा है, और स्थायी है, रासायनिक है, और फ्लेम रिटार्डेंट परिसज्जा है। आप आंसर करें कि मोयरिंग क्या है? तो आप आंसर कर दिए कि मैम मोयरिंग यांत्रिक परिसज्जा है, क्योंकि हम यंत्र से कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है मोयरिंग में, जरा सा कोई बताएगा क्या? 89 का आंसर करे क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रंग है? नेचुरल रंग कौन सा है? कत्था है, बैट है, विकसित रंग है, और अम्लीय रंग है। विकसित क्या है जरा सा देख लेना आप लोग, केमिकल फिनिश है। ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है, डेवलप्ड कलर है। अब आप आंसर करें क्या होगा? 89 का आप आंसर कर दे क्या होगा? तो 89 का आपने आंसर किया मैम, बढ़िया किया, आपने दिखा दिया यही प्राकृतिक, लेकिन एक सेकेंड प्लीज। प्राकृतिक रंग में कत्था होगा। ठीक है, आपके बुक में सी दे रहा है, लेकिन मैं सी को नहीं मानूंगी। ठीक है, 89 नहीं, ठीक 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 ठीक, 89 का ए ही दे रहा है। ठीक, क्या होगा? कत्था ही क्या होगा? नेचुरल कलर होगा। कत्था हो गया, मेहंदी हो गया, जामुन हो गया, इंडिगो हो गया, सब क्या है, सब में नेचुरल कलर होते हैं। 90 का आंसर करें आप लोग का, और 10 क्वेश्चन बचा, फटाफट फटाफट आप लोग करा दो। पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में समय की मांग होती है, कम है, अधिक है, बहुत अधिक है, बहुत कम है। अब आप लोग कहोगे मैं स्कूल में आप क्लास रिकॉर्ड कर लें तो घर पे आप क्या करेंगी? तो घर पे मैं जानते हो क्या करूंगी, घर पे मैं आप लोग का आरडीए वाला क्लास रिकॉर्ड करूंगी। आप लोग की जो बहुत बेसब्री से इंतजार है मैम, आरडीए आरडीए आरडीए, तो मुझे रिकॉर्ड करना है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं फ्री हो लूंगी तो घर पे मैं आरडीए वाला कराऊंगी। तो आप बता दो क्या होगा? पारिवारिक जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में समय की मांग क्या होती है? तो आप कहोगे मैम समय की मांग कम हुई होती है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके लिए कितना रोमांस के लिए समय चाहिए भाई। ठीक, खैर चलो छोड़ो इन सब चीजों को। 91 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 91, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आनुवंशिकता की इकाई क्या है? आप आंसर कर दे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी? क्या है? क्रोमोसोम्स है, निषेचित कोश है, जीन है, जायगोट है। इंग्लिश वाला शब्द जरूर देख लेना, क्रोमोसोम्स है, और फर्टिलाइज्ड सेल है, ये जायगोट है, जीन्स है। आप आंसर कर दे क्या होगा? आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो आप आंसर कर दिए कि मैम जीन हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर।
92 का आप आंसर कर दें। विकास एक है, डेवलप इज अ, क्या है? प्रगतिशील प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया यानी कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, गुणात्मक प्रक्रिया है, ये सभी है। आप आंसर कर दें। डेवलपमेंट इज अ या एन, प्रोसेसिंग प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्वालिटेटिव प्रोसेस है, ऑल ऑफ दिस है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि डेवलप्ड क्या है, सब है, प्रगतिशील प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है, गुणात्मक प्रक्रिया है, ये सभी हो जाएगा। कोई भी कंटिन्यूअस प्रक्रिया पे आंसर नहीं करेगा, ठीक है। 92 का क्या होगा, डी हो जाएगा। 93 का आंसर करो, और आप लोग का 7 क्वेश्चन बचा हुआ है, फटाफट आप लोग उंगलियां चला करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 93 का आंसर करो, क्या होगा? फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, जिसे हम PKU कहते हैं, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया एक चयापचय विकार है जिसके कारण होता है। मानसिक मंदता होगा, तंत्रिका संबंधी असमानताएं होंगी, संवेगात्मक बाधाएं होगी, ये सभी होगा। 93 का आप आंसर करो, क्या होगा? तो आपने आंसर कर दिया कि 93 का होगा डी, यानी ये सभी हो जाएंगे। क्या होगा? ये सभी हो जाएगा, ठीक है। 94 का आंसर करे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 94, सूक्ष्म गतिक कौशल का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? दौड़ना है, चढ़ना है, उछलना है एंड लिखना है। आप आंसर करें। सूक्ष्म गतिक कौशल का एक उदाहरण इनमें से क्या है? 94 का आप आंसर करें, क्या होगा? तो 94 का आपने आंसर कर दिया मैम, डी, यानी लिखना होगा। क्या होगा? सूक्ष्म गतिक कौशल का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो लिखना होगा, ठीक है। क्या होगा? लिखना होगा। 95 का आंसर करें। मानव विकास अध्ययन है, किसका है? बाल्यावस्था के वर्षों का है, बाल्यावस्था से यौवनावस्था का है, गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक है, और प्रौढ़ावस्था से वर्ष का है। आप आंसर करें, क्या होगा? 95 का आपने आंसर कर दिया कि मैम गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक क्या कहते हैं? कंसेप्शन टू ओल्ड एज, क्या हो जाएगा? मानव अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन होगा। 96 का आंसर कर दें। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, इसको इंग्लिश में हम एक शॉर्ट फॉर्म में नीरी कहते हैं। क्या कहते हैं? NIRE। क्या कहेंगे? यहाँ पे देखो दिया भी होगा, नीरी, NEERI, इसे हम नीरी कहते हैं। याद रखना, हिंदी में ऐसे नीरी भी दे देगा, ठीक है। नीरी क्या है? ये संस्थान है पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान, तो कहाँ पे है? नागपुर में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है। आपको ऐसे नहीं याद होगा तो मैं ट्रिक बताऊंगी कि नागपुर में नीरी, और न से नागपुर न से नीरी, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप याद करोगे तो इस तरीके से आप याद कर ले जाओगे। 96 का हो जाएगा ए। 97 का आंसर करें। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने की थी, रॉबर्ट माइल्स ने की थी, रॉबर्ट डिगॉल ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आप लोग क्या होता है अम्लीय वाली चीजें ये सब जानते हो कि नहीं जानते हो? एक स्केल होता है, ठीक, एक स्केल होता है जिसपे 0 से लेकर के 14 तक संख्या लिखी होती है, बीच में 7 होता है। 7 से नीचे 0 तक जो भी होता है अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 से ऊपर 14 तक जो भी होता है क्षारीय होता है। अम्लीय को एसिड कहते हैं और क्षारीय को बेस या अल्कलाई कहते हैं, इंग्लिश में इनका नाम है, ठीक है। और ये क्या है? इस पैमाने को किसने निकाला? तो आपने कहा मैम पीएच का पहले फुल फॉर्म बता दीजिए। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये किसने आविष्कार किया? तो उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, इसमें मेरे माइंड से स्किप कर गया। अभी याद था, जैसे मैंने पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो वो मिस हो गया। चलो खैर कोई बात नहीं है, याद आएगा तो बता देंगे। तो अम्लीय वर्षा की खोज किसने किया था? तो आपने कहा मैम 97 का आप आंसर कर रही हैं, बता रही रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने क्या किया था? अम्लीय वर्षा की खोज की थी, ठीक है। 98 का आंसर करे, क्या होगा? शिशु के उचित पोषण के लिए किस वसीय अम्ल की अधिक आवश्यकता होती है? ब्यूटारिक एसिड होगा, लिनोलिक होगा, कैप्रोइक होगा एंड एरिकडोनिक होगा। आप लोग बता देना किस किस चीज में सारी चीजें पाए जाते हैं। तो आपने कहा मैं मक्खन में ब्यूटारिक हो जाएगा, और कैप्रोइक जो होगा गरी के गोले में हो जाएगा। इन दोनों का आंसर आप लोग करो। 98 का आपने आंसर कर दिया कि मैम LLA होता है। LLA हो क्या हो गया मैम? तो लिनोलिक होगा, लिनोलेनिक होगा एंड एरिकडोनिक होगा। तो बच्चे के लिए एरिकडोनिक होगा क्या मैम? नो, क्या हो जाएगा? लिनोलिक एसिड हो जाएगा। क्या होगा? लिनोलिक हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर।
क्वेश्चन नंबर 99 एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का अब आ गया सेकंड लास्ट। आप लोग खुश हो लो कि हम लोग 1 घंटा 12-13 मिनट में स्कूल में होते हुए भी एक साथ सारी चीजें देखते हुए भी मैंने आपका क्लास क्या किया, डन कर दिया। ठीक है, 99 का आप आंसर कर दें। यू की गर्माहट या ठंडक को जाना जाता है। यू कलर की गर्माहट या ठंडक को यू है, रंग की वैल्यू है, रंग की तीव्रता, इनमें से कोई नहीं है। आप आंसर कर दें 99 का क्या होगा, तो 99 का हो जाएगा ए, यू होगा। क्या होगा, यू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक सेकंड जरा सा, कलर के नाम को यू कहते हैं ना, क्यों? कलर के नेम को हम यू कहते हैं, हम गर्माहट और ठंडक को यू नहीं कहते। इसका आंसर जरा सा आप लोग करिए, तो मैं वेट कर रही हूँ। कलर नेम इज यू होता है, ना कि गर्माहट और ठंडक। आप लोग ये मेरे बात से सहमत हो कि नहीं? आप लोग आंसर करो, या तो सी में से होगा या तो बी से होगा। इसका आंसर आप लोग करना, मैं नहीं बताऊंगी। 100 का आंसर करे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 100। शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन है। इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, थायराइड है, एंड्रोजन है। 100 का आंसर आप बता दो क्या होगा। शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन है, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, थायराइड है, एंड्रोजन है। 100 का आपने आंसर कर दिया मैम शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन यानी मेल हो गया, तो मेल में इसमें से क्या है आप आंसर करें। तो आपने कहा मैम एंड्रोजन, जो नो 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 100 ग्लूक एंड्रोजन, एंड्रोजन मतलब अंडा, एंड्रोजन। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आप लोग मेरा ट्रिक ना फॉलो करो, मेरे ही कंफ्यूजन में मैं ही चल रही हूँ। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 100 का डी। आप लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। पीडीएफ आप लोग कमेंट बॉक्स में करके मांग लेना, क्योंकि अभी मैं स्कूल में क्लास रिकॉर्ड करूँ, आपको मालूम है। तो यहाँ पे मैं पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगी, क्योंकि मैं जल्दी से फ्री होकर के अब मैं जाना चाहूंगी देखने बच्चे क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।